वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। मैं हूं अरुणा चौधरी और जैसा कि हमने यहाँ पर डिसाइड किया था 15 डेज का टारगेट, तो हम उसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था मनोविज्ञान का इतिहास, जिसे आपने अच्छे से समझा। उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसको समझना बेहद जरूरी था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं आनुवंशिकता और वातावरण का बच्चे के जीवन में क्या महत्व होता है, उसके विकास में दोनों का क्या योगदान होता है, उसे हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और अब हम समझते हैं कि जिस तरीके से बच्चा बड़ा होता है, क्योंकि आप क्लास में जाकर अलग अलग तरह के नेचर के बच्चों को देखोगे, तो आपको बाल मनोविज्ञान, क्योंकि एक साइकोलॉजी के पार्ट के रूप में हम इसे पढ़ते हैं बाल विकास को, तो उसमें बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि उनका जो विकास है वो कैसे होता है और वो किन कारकों पर निर्भर करता है, उनके निर्धारक कौन से कारक होते हैं, कौन से फैक्टर होते हैं, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, है ना। इनके यानी कि बच्चे के विकास में इन दोनों का रोल समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से चूंकि हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, लास्ट ईयर भी आया हुआ है, लास्ट में हम क्वेश्चनों को भी देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, हम साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक, तो हम समझते हैं कि जैसे बच्चा है, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और जिस वातावरण में बच्चा पल रहा है वो पर्यावरणीय परिस्थिति जो है, दोनों अपना बराबर योगदान देती है। ठीक है ना। क्योंकि वंशानुक्रम से क्या होता है, वंशानुक्रम से बच्चे की संरचना उसको मिलती है। जैसे कि लड़की की संरचना, लड़के की संरचना वो तो बाय बर्थ ही मिलती है, यानी कि उसका जो लिंग निर्धारण है वो जन्म पर आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे को एक शरीर मिल जाता है, संरचना मिल जाती है। और जहाँ बच्चा जिस वातावरण में, या फिर जिसे हम कह रहे हैं कि जीवित रहने के लिए हमें यानी कि बच्चे को कोई ना कोई तो वातावरण चाहिए ना, तो जिस वातावरण में वो पल बढ़ रहा है, जिस तरह का इन्वायरमेंट उसे मिल रहा है, तो वो अपना एक अलग रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जीवित रहने के लिए उसे एक वातावरण की यानी कि इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। अब इसको अलग से समझेंगे कि वंशानुक्रम किस तरीके से बच्चे को पैदा करने में, या फिर जो है उसकी कुछ आदतें, उसके कुछ रंग रूप, ये सब डिसाइड करने में कैसे हेल्प करता है, और कैसे कौन कौन सी चीजें जो है आनुवंशिकता पर निर्भर करती हैं। तो जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं, वंशानुक्रम की बात करते हैं, यानी कि जो हमें अपने वंशजों से मिला है, जो हमें कहाँ से अपने वंशजों से मिला है, वो ही वंशानुक्रम होता है। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैतृक गुण या फिर जीन्स जिसको हम बोलते हैं, और बच्चों में जो ट्रांसफर होते रहते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब ये किस तरीके से मतलब जो है डिसाइड होता है कि भाई बच्चे का जो जाइगोट बनेगा, जैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट से बच्चा बनता है, तो वो किस तरीके से बनता है। अगर हम देखें तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या अगर हम बात करें तो कितनी होती है, 46 होती है। कि हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या होती है टोटल 46। ठीक, अगर हम जोड़ी में बात करें तो पेयर्स में होता है कितना, 23। तो जोड़ी में बात करें तो 23 होते हैं, और टोटल की बात करें तो 46 होते हैं। कैसे, तो जैसे यहाँ पर अगर हम जैसे, क्योंकि पिता और माता के संयोग से ही जो है बच्चा पैदा होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 23 क्रोमोसोम्स तो होते हैं किसमें, पिता में, और 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं किसमें, माता में। ठीक है, तो दोनों दोनों के आधे आधे मिलकर जो है टोटली 46 हो जाते हैं। तो जिससे बच्चा बनता है वो हम आगे समझेंगे अच्छे से। अभी हम बात कर लेते हैं 22वें जोड़े पर। तो जैसे 23 हमने पढ़े हैं, तो 22वां जोड़ा, स्पेशली 22वें जोड़े तक क्या होता है कि हम इन 22वें जोड़े का आकार स्त्री और पुरुष में जो है दोनों समान होता है। ठीक है, हम इनको 22वें जोड़े तक को हम टोटल इनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स बोलेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। इनको हम बोलते हैं 22वें जोड़े को ऑटोसोम्स। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है,
23वां जोड़ा मतलब क्योंकि लिंग निर्धारित करता है, सेक्स डिसाइड करता है, उसी पर सेक्स आधारित होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो इस वजह से हम 23वें जोड़े को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं आगे। देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे? एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई होते हैं। तो अगर हम पिता की बात करें तो पिता में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? पिता में होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई ये दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। किसमें? पिता में। लेकिन माता की बात करें तो माता में सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, माता में सिर्फ एक्स एक्स और पिता में एक्स वाई दोनों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगर माता की बात करें, क्योंकि माता और पिता से ही मिलकर जो है बच्चा पैदा होता है, तो माता में क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? 46 होती है। तो 46 गुणसूत्र माता के हैं और 46 ही गुणसूत्र क्या है? पिता के हैं। ठीक है ना, और चूंकि हमारा शरीर अर्ध कोशिका विभाजन से बना है, यानी कि आधा हिस्सा माता के गुणसूत्र का, आधा हिस्सा पिता के गुणसूत्र का, यानी कि 23 गुणसूत्र माता के मिलकर और 23 गुणसूत्र जो है पिता के मिलकर टोटल 46 का जायगोट बनाते हैं। 46 गुणसूत्र का यहाँ पर जायगोट बनाते हैं, जिससे विकसित होकर जो है बच्चा बनता है। ठीक है, तो जायगोट का निर्माण जो है पिता और माता दोनों मिलकर बनाते हैं। 22वें जोड़े तक हमने पढ़ा है दोनों के समान रहेंगे। ठीक है, इधर से जो है माता के जो गुणसूत्र है 22वें जोड़े तक एक्स एक्स रहेंगे। ठीक है, इधर पिता के जो गुणसूत्र है 22वें जोड़े तक एक्स वाई रहेंगे। ठीक, अब जो जायगोट क्योंकि बन रहा है, अब बात करेंगे हम 23वें जोड़े पर। अब 23वां जोड़ा जब बनता है, 23वां गुणसूत्र, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 22वें तक समान है। अब माता में तो एक्स ही है, तो यहाँ से तो एक्स ही आ सकता है ना माता की साइड से, और पिता की साइड से अगर एक्स आ जाता है, अगर क्योंकि पिता में एक्स वाई है तो कोई भी आ सकता है, अगर एक्स आ जाएगा तो बनेगी लड़की, तो पैदा होने वाली क्या होगी? लड़की होगी। ठीक है, तो 22वें तक तो समान है। ठीक, जब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम कि अगर एक्स एक्स मिल जाते हैं, इधर से 23वां जोड़ा में 23वें गुणसूत्र में माता से भी एक्स आ गया, उधर से तो एक्स ही आएगा, लेकिन पिता से भी एक्स ही आ गया तो लड़की पैदा हुई। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कि जैसे 23वां जोड़ा 23वां गुणसूत्र है, तो 23वां गुणसूत्र मात्रा से तो एक्स ही आना है, क्योंकि उसमें एक्स एक्स है, उसमें क्या है? एक्स एक्स ही होते हैं। और बाय चांस मतलब कि फॉर्चुनेटली अगर जो है पिता की तरफ से जब वाई आ जाता है, पिता की तरफ से जब वाई गुणसूत्र हो जाता है 23वां, तो 23वां क्योंकि सेक्स डिसाइड करता है, तो इस वजह से जो है अगर 23वां यहाँ पर वाई आ जाता है तो पैदा होने वाला क्या हो जाता है? बच्चा हो जाता है। ठीक है, बॉय हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से जो है इसी वजह से जो है 23वें जोड़े को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, यानी कि उससे बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर पूछा गया भी है क्वेश्चन कि लिंग किस पर आधारित होता है? वातावरण पर या फिर जो है वंशानुक्रम पर? तो लिंग का निर्धारण होता है आनुवंशिकता पर आधारित। ठीक है, ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब चूंकि बच्चा है, यहाँ पर जाइगोट बन गया है, तो लगभग 40 सप्ताह या फिर 9 माह के पश्चात जो जाइगोट है, जो इसका अभी आकार सिर्फ हुक के समान है, इस तरीके से हुक के समान है, वो 40 सप्ताह या फिर 9 महीने बाद जो है एक शिशु के रूप में जन्म ले लेता है। ठीक है, अब देखिए इसे आगे समझते हैं। कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं, जैसे कि वुडवर्थ ने कहा, इनका फेमस मतलब इनकी डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ ने कहा है कि एक बालक का विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? गुणनफल है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बच्चा है वो वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान है या फिर जो है उसका प्रतिफल है या फिर जो है गुणनफल है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या कहलाएगा? गुणनफल कहलाएगा। बीएन झा ने भी कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है? पूर्ण योग है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि पिता माता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का
संतानों में हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर होना ही वंशानुक्रम है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े मतलब जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं उन चीजों को आपको ध्यान रखना है, उस पर फोकस करना है। ठीक, चलिए अब समझ लेते हैं कुछ इसके बारे में, इम्पोर्टेंस, वंशानुक्रम का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि अगर बात करें कि संरचना कहाँ से मिली है बच्चे को, तो वो वंशानुक्रम से मिली है। तो वंशानुक्रम के सभी वंशानुक्रम क्या होता है कि सभी बच्चों की शारीरिक संरचना में जो है इसके कारण विविधता पाई जाती है। जैसे किसी भी, आपने देखा होगा किसी की भी जो शक्ल होती है, जो फेस होता है, किसी दूसरे से मैच नहीं होता है ना। कई बार बहन भाई में भी मतलब आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये वंशानुक्रम के कारण होता है। ठीक है, बालक और बालिकाओं में जो लिंग भेद होता है, यानी कि लड़का है लड़की है, उनके सेक्स जो डिसाइड होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो बाय बर्थ यानी कि आनुवंशिकता यानी कि वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं। और वंशानुक्रम के कारण ही बच्चों की जो जन्मजात क्षमताएं होती है, जैसे कि कोई कोई बड़ा होकर बहुत बड़ा क्रिकेटर, बहुत बड़ा प्लेयर्स, या फिर जो है मतलब संगीतकार, या फिर जो है बहुत बड़ा एक्टर बनता है, तो उनकी जो एक कह सकते हैं कि किसी की बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, किसी की जो है डांस करने की क्षमता, जिसे हम बाय बर्थ मतलब बोलते हैं कि इसको गॉड गिफ्ट मिला है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो वो बच्चे के जन्म पर ही जो है आधारित होता है, यानी कि उसके वंशानुक्रम पर ही निर्धारित होता है। आगे बात करें कि वंशानुक्रम के व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। वंशानुक्रम के कारण ही ये जो व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है उसका कारण होता है वंशानुक्रम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि वंशानुक्रम के कारण क्या बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती है या फिर वातावरण के कारण। तो इसका आंसर आपका होगा वंशानुक्रम के कारण। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर जो है अध्यापक अपनी शिक्षा प्रक्रिया का समायोजन करता है, यानी कि किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो उन क्षमताओं के आधार पर ही एज ए टीचर आपको अपना सिलेबस, अपनी क्लास, अपना जो है शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग जो है तैयार करना पड़ता है। ठीक है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। अब चूंकि जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक बच्चे को समझने के लिए उसकी आनुवंशिकता, उसका वंशानुक्रम जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, जिसमें रहकर वो पल बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बालक के विकास में वंशानुक्रम के साथ ही साथ वातावरण की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, बच्चा जिस प्रकार के वातावरण में रहता है वह उसके शरीर व मस्तिष्क को प्रभावित करता है। भाई कोई एक मलिन बस्ती में पल बढ़ रहा है, कोई एक अच्छी हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पल बढ़ रहा है, कोई एक धार्मिक संस्कृति में जो है बढ़ रहा है, तो कोई एक ऐसी संस्कृति में जहाँ पर मार काट गुंडागर्दी होती है, तो वो उसी तरह की चीजें वहां पर सीखता है, उसी तरह के गुण उसमें विकसित होते हैं। तो चूंकि बच्चा जो है गर्भावस्था से यानी कि कॉन्सेप्शन से लेकर मृत्यु तक किससे घिरा रहता है, वातावरण से घिरा रहता है। तो इसीलिए वातावरण अपने आप में बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो विकासात्मक अंतर आते हैं, विकासात्मक अंतर यानी कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा सोबर है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा उद्दंड है, ये सब विकासात्मक जो अंतर आते हैं, जो देखे जाते हैं, वो किसका परिणाम होते हैं, वो आनुवंशिकता और जो अनुभव जिसे हम कह रहे हैं वातावरण, जिसे हम कह रहे हैं वातावरण, वातावरण की विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन का एक अनिवार्य परिणाम है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विकासात्मक अंतर किसके कारण पैदा होता है। विकासात्मक अंतर यानी कि एक बच्चा उसी समय पर इधर पैदा हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पैदा हुआ, एक बच्चा उसी समय पर भारत में पैदा हुआ, लेकिन दोनों में जो है जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। एक बच्चा नानी के घर पल बढ़ रहा है, एक बच्चा अपने सौतेली माँ के घर पल पड़ रहा है, या फिर अपनी अपनी रियल मदर के घर पल पड़ रहा है। तो दोनों में, उनके गुणों में, उनके आदर्शों में, उनकी नैतिकताओं में, उनके आचरण में, दोनों में जो है विकासात्मक अंतर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्यों होता है,
एक तो आनुवंशिकता इस पे जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करती है, और दूसरा साथ ही साथ जिस वातावरण में वो पल बढ़ रहा है उसका आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव बच्चे के व्यवहार में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों की अंतःक्रिया यानी कि दोनों के मिले जुले रूप से होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। प्रकृति और पोषण का संबंध आपसे बहुत बार पूछा जाता है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है, तो इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। प्रकृति आप किसको बोलते हो? नेचर को बोलते हो। नेचर यानी कि जिसे हम कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है, यानी कि आपका वंशानुक्रम। तो प्रकृति हो गई आपका वंशानुक्रम, और पोषण जहां आप पल बढ़ रहे हैं वो हो गया आपका वातावरण। तो दूसरे शब्दों में आप वंशानुक्रम और वातावरण को प्रकृति पोषण कह सकते हैं। ठीक है, इनके बेस पर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये मतलब जो बच्चा है, बच्चे का जो विकास है वो इन दोनों का परिमाणात्मक योग है या फिर गुणात्मक रूप है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो विकास है, बच्चे का विकास है, वो आनुवंशिकी यानी कि जिसे हम कह रहे हैं वंशानुक्रम, और वातावरण का गुणात्मक रूप है। ठीक है ना, ये यहाँ पर इक्वेशन भी दी गई है, इससे भी आपको समझने में आसानी होगी। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का जो विकास है, हेरिडिटी इनटू क्या है? इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इसका गुणात्मक रूप होता है बच्चे का विकास। ठीक, यानी कि दोनों का मिला जुला गुणात्मक रूप। ठीक, तो प्रकृति अर्थात वंशानुक्रम, पोषण अर्थात वातावरण होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण अभिन्न रूप से एक दूसरे से परस्पर रूप से जुड़े होते हैं। भाई एक बच्चा पैदा हो रहा है तो वो किसी ना किसी वातावरण में तो बढ़ेगा, पलेगा। ठीक है, तो उसे किसी ना किसी वातावरण की आवश्यकता है। इस वजह से जो है ये एक दूसरे पर जो है निर्भर रहते हैं और एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अर्थात दोनों बच्चों के विकास को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक, बच्चा अगर मैं कहूँ कि एक दूसरे पर अगर ये एक दूसरे से प्रभावित ना होते, एक दूसरे को मतलब प्रभावित ना करते, तो बच्चा बाय बर्थ कितने भी अच्छे गुण लेकर पैदा हो, लेकिन उसे एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण ना मिले तो वो भी बच्चा जो है गलत आदतें सीख सकता है। जैसे कि वाटसन कहते भी है कि तुम मुझे एक बच्चा दे दो, बस मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ, मैं उसे जो है डॉक्टर भी बना सकता हूँ, मैं उसे इंजीनियर भी बना सकता हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, बस तुम मुझे एक बच्चा दे दो। क्यों? क्योंकि मैं उसको जैसा वातावरण दूंगा वो वैसा ही तो बनेगा ना। ठीक है, बाय बर्थ वो कैसा भी हो, बाय बर्थ उसके गुण कितने भी अच्छे क्यों ना हो। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बिंदुओं को देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जैसे माता पिता के वंशजों से स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। इसके बेस क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो माता पिता से वंशजों से जो भी गुण स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर होते हैं, उन लक्षणों को हम क्या कहेंगे? उन लक्षणों को कहा गया है आनुवंशिकता। सोरेनसन ने अपनी एक डेफिनेशन दी जिसमें प्रत्यागमन का नियम उन्होंने बताया, और प्रत्यागमन के नियम में ये मतलब होता है कि प्रत्यागमन के नियम के अनुसार कई बार ये देखा जाता है कि बच्चा जो है अपने माता पिता से एकदम अपोजिट गुण लेकर पैदा होता है। जैसे प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली या फिर निम्न बुद्धि के जो है, निम्न कोटि की बुद्धि के हो सकते हैं। तो ये प्रत्यागमन यानी कि एकदम जिसे कहेंगे हम कि विपरीत गुण लेकर बच्चा पैदा होता है। प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, ये आप समझ ही गए हैं। डाउन सिंड्रोम, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आपको समझनी है कि डाउन सिंड्रोम कैसे मतलब बच्चों में देखा जाता है। जैसे आंखें थोड़ी भैंगी है, सर तिरछा है, और इस तरह की मतलब उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो क्यों होता है, कैसे हो जाता है, उसका रीजन क्या होता है? तो कई बार जैसे कि हमने समझा कि 22वें जोड़े तक दोनों माता पिता के गुणसूत्र समान रहते हैं, और 23वां जोड़ा क्या करता है? लिंग निर्धारित करता है। लेकिन अगर बाय चांस गुणसूत्र की संख्या रह जाए एक कम, यानी कि गुणसूत्र 21 रह जाए, ठीक है ना, यानी कि 21वें अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स के आ जाने से क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। तो जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है? एक गुणसूत्र बढ़ने से
टोटल, क्योंकि 46 होते हैं सब में, सभी जो है आदमियों में, मनुष्यों में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन अगर एक बढ़ जाए तो 47 हो जाते हैं। और 47 होने से, एक गुणसूत्र बढ़ने से, क्रोमोसोम्स बढ़ने से क्या है कि सिंड्रोम हो जाता है। इसी वजह से बच्चों की आंखें भेंगी हो जाना, सर टेढ़ा हो जाना, तो बहुत से मतलब ऐसे लक्षण उसमें देखने को मतलब आपको मिलते हैं। तो वो बच्चा ज्यादा जीवित भी नहीं रहता है। तो इस तरह से मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है, तो इस रीजन से हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बेस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है, तो जुड़वा बच्चों के बारे में हम समझ लेते हैं कि जुड़वा बच्चे कितने तरीके से हो जाते हैं। तो देखो, जुड़वा बच्चे दो तरीके से होते हैं। एक तो एक ही अंडे में दो बच्चे जब बनते हैं, जब एक ही अंडे में दो बच्चे बने तो हम उसको बोलते हैं मोनोजाइगोट। ठीक है, हम उसको बोलते हैं मोनोजाइगोट, यानी कि एक युग्मनज, यानी कि एक ही अंडे में दो बच्चे जब पनपते हैं तो हम उसको मोनोजाइगोट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है। मोनोजाइगोट में जब एक ही अंडे में दो बच्चे बनते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है ना। और दूसरा होता है भ्रातृक। भ्रातृक यानी कि द्वियुग्मनज, यानी कि अलग अलग अंडे में अलग अलग भ्रूण विकसित होना, अलग अलग शुक्राणु द्वारा निषेचित होना। तो उससे क्या होगा, अलग अलग अंडे में जो है अलग अलग दो बच्चे मतलब विकसित होंगे। ठीक है, जुड़वा एक अंडे में दो एक साथ विकसित हो रहे हैं और अलग अलग दो अंडों में जो है अलग अलग बच्चे विकसित हो रहे हैं। तो उसमें उसको हम बोलते हैं भ्रातृक यानी कि द्वियुग्मनज, यानी कि डाई, डाई का मतलब दो होता है, डाई जाइगोटिक। ठीक, तो ये मतलब अलग अलग अंडों में विकसित होते हैं, तो इनमें इतनी समानताएं देखने को नहीं मिलती है। ये हो सकता है एक लड़का होता है, दूसरा लड़की हो जाती है। ठीक है, और उनके गुण, उनके जो नेचर होते हैं वो अक्सर जो है अलग अलग से ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है, जो एक ही अंडे में एक ही उससे विकसित होते हैं। ठीक है, दोनों एक ही अंडे में जो है विकसित होते हैं। ठीक, ये बात समझ गए। अब यहाँ से आपको इनके बारे में भी जानना जरूरी है, सुजनन शास्त्र। इन्हीं से मतलब आनुवंशिकता के चैप्टर से आपका ये एक इम्पोर्टेंट मतलब लाइंस यहाँ पर मैंने ऐड की है। सुजनन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, गोल्टन को कहा जाता है। और सुजनन शास्त्र में जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं मानव जाति की नस्ल की, कि मतलब किस तरह की नस्ल, किस तरह की प्रजाति के गुण कैसे होते हैं। तो ये सुजनन शास्त्र में इसका स्टडी किया जाता है। और सुजनन शास्त्र के जो पिता कहे जाते हैं तो वो किसको कहा जाता है, गोल्टन को कहा जाता है। ये अभी आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक, वंशानुक्रम के कुछ नियम मैं आपको बता देती हूँ, जो मतलब आपको पता होना चाहिए कि समानता का नियम क्या होता है, कि जब बच्चे माता पिता के समान गुण लेकर पैदा होते हैं तो वो समानता के नियम पर आधारित होते हैं। लेकिन भिन्नता के नियम पर आधारित हम देखें तो एक ही माता पिता के दो बच्चे अलग अलग गुण लेकर पैदा होते हैं, तो वो भिन्नता के नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है, प्रत्यागमन के नियम की हम बात करें तो जैसे ये भी देखा जाता है कि किसी माता पिता के बच्चे एकदम एकदम विपरीत, एकदम उल्टे गुण लेकर पैदा होते हैं। जैसे कि सोरेनसन ने भी कहा था कि जैसे कि उन्होंने भी कहा था कि जो प्रतिभाशाली माता पिता है उनके बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो सकते हैं। ठीक है, चयनित गुणों का नियम, चयनित गुणों का नियम होता है कि बच्चे जो है कुछ ऐसे गुण लेकर पैदा होते हैं जो बहुत ही फिक्स होते हैं। ठीक है ना, जो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, माता पिता से या फिर नाना नानी से ऐसे मतलब लेकर चयनित गुणों का नियम पर आधारित होते हैं। और मातृ पितृ पक्षों का नियम पर ये मतलब होता है कि जैसे बच्चा जो है माता के पक्ष से किसी अपनी मौसी पर, अपने जो है उसके मामा पर उसकी शक्ल चली जाए, बाल चले जाए, आंखों का कलर चला जाए, तो वो मातृपक्ष नियम पर आधारित होता है। पितृपक्ष नियम यानी कि पिता की साइड से उसके बाबा दादा नाना के गुण लेकर वो मतलब पिता से मैच नहीं हो रहे लेकिन बाबा दादा में से किसी से जो है मैच हो सकते हैं। ठीक, और संयोग का नियम, संयोग का नियम ये होता है कि
कुछ भी मतलब जो अभी तक किसी परिवार में मतलब किसी के पास ऐसा गुण नहीं हो, बच्चा ऐसा विलक्षण गुण लेकर पैदा हो जाता है, तो वो संयोग के नियम पर आधारित होता है। तो इस तरह से वंशानुक्रम के नियम है। अब हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सुनीता है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, ठीक है। उसको क्या है कि म्यूजिक की एबिलिटी है, उसके अंदर विशेष संगीतीय क्षमता है। उसके माता पिता दोनों ही क्या है, गायक है, और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि मतलब इसकी आवाज जो है और अच्छी हो जाए, तो उसके लिए कहाँ भेज रहे हैं, प्रशिक्षण कक्षा भेज रहे हैं। तो सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है यानी कि किन कारकों पर निर्भर है। सुनीता की ये जो आवाज उसे मिली है, जो वो अच्छा गाती है, क्योंकि उसके माता पिता भी अच्छे गायक है ना। तो क्या सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता की देन है, यानी कि बाय बर्थ वो ऐसा लेकर पैदा हुई है, या फिर क्योंकि उसे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है अच्छा, तो हम कह सकते हैं उसको वातावरण भी दिया जा रहा है, उसको एक अच्छा वातावरण भी दिया जा रहा है। तो ये जो कारक है ये दोनों पर ही निर्भर है, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण, ठीक है। बात समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। जैसे कथन है यहाँ पर, आजकल इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है। हाँ, कोई बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है तो कोई बच्चा देर से बड़ा होता है, तो इस वजह से विकासात्मक दरों में भिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो विकासात्मक जो अंतर होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया, जो विकासात्मक अंतर होते हैं वो आनुवंशिकी और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। हाँ, दोनों का मिला जुला मतलब इसमें रोल रहता है, तो कह सकते हैं दोनों का जो है अनिवार्य परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर हमारे जो है दोनों ही यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, ये इसका नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या फिर एक व्यक्ति की जो है किसका यहाँ पर जो है निर्धारण करती है। जो आनुवंशिकता है वो बच्चे का क्या निर्धारित करती है, उसका सेक्स, उसका जेंडर, उसकी शैक्षणिक सफलता, या फिर उसका सीखने की शैली। तो चूंकि हमने समझा है कि जो आनुवंशिकता है वो बच्चे का क्या डिसाइड करती है, उसका सेक्स डिसाइड करती है। क्या उसका सिर्फ सेक्स डिसाइड करती है। जेंडर कौन डिसाइड करता है, जेंडर डिसाइड करता है समाज, ये आपको ध्यान रखना है। जेंडर डिसाइड करता है हमारा समाज, कि लड़के की भूमिका, लड़के के काम ये है, लड़कियों के काम ये है। तो ये जो जेंडर भूमिकाएं हैं ये कौन डिसाइड करता है, ये किसने बना रखी है, ये समाज ने बना रखी है, ठीक है। तो जेंडर बाय बर्थ यानी कि आनुवंशिकता पर निर्धारित नहीं होता है, सेक्स आनुवंशिकता पर निर्धारित होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही है। और शैक्षणिक सफलता भी जो है हमारे वातावरण की देन है, सीखने की शैली वातावरण की देन है। तो ये जो है इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब बिंदु हो सकते थे वो हमने डिस्कस किए। अगर क्लास आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आपके लिए जो मतलब आप किसी की हेल्प करना चाहो तो बाकी लोगों को भी जरूर शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा आपका वृद्धि और विकास से, ठीक है। इसी तरीके से हम सीक्वेंस से चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे, तो इसी तरीके से जो है आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।